Then comes your secondly, इनकी डेफिशिएंसी बहुत कम होती है। कैल्शियम की जनरली डेफिशिएंसी नहीं होती, कैल्शियम सोर्स में सफिशिएंट होता है। इवन दैट कुछ फ्रूट प्लांट्स में या आपके वेजिटेबल्स में उनमें किसी में जरूरत पड़ सकती है कैल्शियम की। मैग्नीशियम आपके जो पौधों का हरापन है, पौधों में जो क्लोरोफिल बनता है फॉर्मेशन, उसमें मैग्नीशियम हमेशा हेल्प करता है। एंड सल्फर, सल्फर का एडिशन इसलिए है कि सल्फर हमारी जो तिलहनी फसलें होती हैं, तिलहनी फसलें आपकी सरसों, आपकी मूंगफली, कुसुम, इवन आपका कॉटन सीड, बिनोला का तेल रहता है। सो एवरीवेयर वेयर द सल्फर इज तिलहनी फसलों में तेल बनाने में सल्फर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। इसलिए ये तो इनकी अगर कमी होती है कहीं पे सल्फर की कमी, क्योंकि हमारा नहरी इलाका है इसलिए सल्फर की कमी होती है, नहर से पानी कटता है। अंडरग्राउंड पानी जहाँ पे लगता है वहाँ पे फिर भी अंडरग्राउंड से थोड़ा सोर्स से सल्फर मिल जाता है, फिर नीचे ग्राउंड लेवल में कहीं पे सल्फर होता है तो दूसरा थोड़ा बहुत मिल सकता है। अदरवाइज कैनाल वाटर, इरिगेशन वाटर में सल्फर, इसलिए मस्टर्ड वगैरह में आप देखेंगे सल्फर को करके ट्रेन का, सरसों के दाने का साइज, सरसों के दाने की चमक, उसका आकार, उन सब चीज़ों को बढ़ाने में हेल्प करता है, इसलिए सल्फर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। ये हो जाता है। सो वाटर इज देयर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, all the three elements they used to get in sufficient quantity. Then you are having fertilizers for nitrogen, for phosphorus, for potash, urea, DAP, super phosphate या molecular potash. Then for calcium, magnesium, sulfur, calcium या magnesium sulfate डाल सकते हैं। सल्फर के जो सोर्स इज बेस्ट सोर्स इज जिप्सम, बेस्ट सोर्स सल्फर का पाउडर भी आता है, वेटेबल पाउडर होता है, दैट कैन बी यूज्ड। नाउ द वर्ड व्हिच हैज कम, आपके यहाँ पे एक आया INN। नाउ दिस वर्ड सिग्निफाइज, आपका क्या सिग्निफिकेंस है इसमें? इंटीग्रेट, इंटीग्रेटेड, मतलब आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं NPK के लिए या सभी इन न्यूट्रिएंट्स के लिए हम जो चीज़ दे रहे हैं फर्टिलाइजर, तो इस फर्टिलाइजर के साथ में हमें वी हैव टू इंटीग्रेट, जोड़ना है। क्या चीज़ जोड़ेंगे हम इसमें? वी विल इंटीग्रेट द ऑर्गेनिक मैन्योर्स। क्यों? We are not only increasing the organic manures, there are certain more things will be there. Integrate means आपको न्यूट्रिएंट क्या है? पोषक तत्व, पोषक तत्व। तो इन पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी प्रबंधन करना पड़ेगा आज के समय में जो जरूरी है। अपने सोर्स को, हम अगर सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रखना है, सो फॉर मेंटेनिंग दैट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और उसके प्रॉपर उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, बिकॉज अगेन इफ आई टॉक ऑफ द सॉइल हेल्थ, तो सॉइल हेल्थ इज नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म। सॉइल हेल्थ इट कंसिस्ट 3 टाइप्स। फिजिकल, जो आप देख रहे हैं, अभी मैं कोई चीज़ उठा दूँ, आपने मिट्टी ऐसे जो आप फिजिकली देख रहे हो मिट्टी को, दैट इज अ फिजिकल। भौतिक रूप से आप क्या देख रहे हो? भौतिक रूप से दादी को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपने क्या प्रकार का अपने कभी बांध रखी है। हाउ यू सी दिस टेक्सचर, मिट्टी को आप कैसे देख रहे हो? मिट्टी का टेक्सचर कैसा है? आप उठाएंगे, उसको पहचानेंगे, आप देखेंगे डार्क कलर की है, गहरे रंग की है, भूरे रंग की मिट्टी है, लाल रंग की मिट्टी है, काले रंग की मिट्टी है, वो फिजिकल अपीयरेंस है। आप उसको हाथ में थोड़ा सा महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा इसको, दिस इज द ग्रेन, मतलब उसका मिट्टी का जो पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल, जिसको हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। सॉइल टेक्सचर कैसा है आपको अंदाजा एकदम होगा, कुछ मोटा दाना है तो वो जैसे बलुई रेत टाइप की है। फिर आप उसको थोड़ा और हाथ में और फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें एकदम चिकनापन आ रहा है, दैट इज द क्ले। तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के, दैट कम्स एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वो आपके क्या है, सैंड, या आपको मैं बताया होगा सेल,
और क्ले, ये तीन तरह के पार्टिकल होते हैं। इनकी अलग अलग मात्रा मिट्टी के अंदर होती है, इसलिए ये रेतीली हो गई, बलुई रेतीली सैंड, और सिल्ट उसके बीच की। एक कोई साधारण अगर आप कहना चाहिए कि मिट्टी कोई अगर लाए, उस मिट्टी अपन यहाँ इसमें पानी भर के मिट्टी डाल दो थोड़ी सी, उसमें आप पानी डालो, तो जो सबसे पहले नीचे बैठेगी भारी चीज़ वो होगा सैंड। जहाँ की बलुई मोटा दाना होता है वो सबसे पहले जल्दी जाके नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद उसके अंदर जो सैडल होता हुआ दिखेगा आपको, धीरे धीरे बैठता हुआ दिखेगा, वो होगी सिल्ट। और उसके आखिर में जो गंदला दिखेगा, पंजाब में सभी लोग कहते हैं मिट्टी में, नहर में बारिश के साथ गंदला आया, तो बेसिकली दैट इज द क्ले। वो रति का कण सबसे बारीक जो है वो है आपका क्ले। लेस देन 0.002 मिलीमीटर। हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से या जैसे भी लिखा गया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है उसका, सैंड सिल्ट का अपना अपना क्लासिफिकेशन है। दिस इज क्ले, जो गंदला। लेकिन मोस्ट एक्टिव फ्रैक्शन, सबसे क्रियात्मक अगर कोई कण है मिट्टी में, वो है उसका क्ले पार्टिकल। जितना बारीक है, जितना छोटा है, उसकी उतनी ही सरफेस एरिया ज़्यादा, उस पर उतनी ही दूसरे आयंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर क्ले पार्टिकल हमारे यहाँ की मिट्टी में, बाउजी के बुजुर्गों ने बताया होगा, बीकानेर रियासत में गंग नहर आई, उससे पहले इधर का इलाका रेतीला था। ये आपकी 1924 में आई गंग नहर आई, पानी आया, पानी के साथ साथ जो पहाड़ भी, तो प्रकृति में चीज़ एक लगातार चलती है, वेदरिंग, एक शब्द होता है वेदरिंग, मौसम से ही बना है, वेदर से ही, मतलब उसका ये काम होता है कि प्रकृति को वो तोड़ता है। मतलब बारिश और स्नोफॉल और ये सब होते हैं, तो कहीं ना कहीं मिट्टी पहाड़ पे गिरती है, कहीं चट्टानों पे गिरती है, बारीक टुकड़े होते हैं छोटे आपके पत्थर कंकर, तो सब बह के, तो उसका काम होता है उसको रिड्यूस करना। सब वेदर प्रोसेस होता है, उसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सभी प्रोसेस होते हैं। तो मिट्टी में भी इस तरह से वेदरिंग होती है। एनीवे वो ज़्यादा आपके उसमें हो जाएगा। वी आर कंसर्न विद द सॉइल हेल्थ, और उसमें मैंने आपको बता दिया कि तीन पार्टिकल हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो मिट्टी वेरिएबल होती है, यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ आपको हर जगह वेरिएबिलिटी मिलेगी। सैंड, सिल्ट और क्ले की मात्रा में वेरिएबिलिटी मिलेगी। उस स्थान पे पहले मौसम कैसा रहा है, केमिकली कैसे मिट्टी बनी है। बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ, 1 इंच जो मिट्टी है, इस 1 इंच मिट्टी को बनने में 1200 साल लगते हैं। 1 इंच मिट्टी को बनने में 1200 वर्ष लगते हैं। तो देखिए आप हमारी कितनी सभ्यताएं इस पे टिकी हुई है। तो हम आगे बात कर रहे थे फिजिकल जो हम देखते हैं मिट्टी को कैसी है, और उसके बाद उसकी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल मीन्स आपका उसमें मिट्टी का पीएच क्या है, पीसी क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, उसमें ये जो एनपीके अपन बात कर रहे थे, ये इन तत्वों का स्तर क्या है अवेलेबल, एन, पी और के जो उपलब्ध। ये आपके मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वाले आपको मिट्टी जांच करके देते हैं, तो उसमें ये पीएच देखते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखते हैं, मतलब उसमें लवणों की क्या दशा है। लवण केवल लवण नमक का ही भी होता है, सोडियम का भी होता है, बाइकार्बोनेट भी होगा, कार्बोनेट भी होगा, क्लोराइड तो नमक होता ही है, और उसके अलावा सल्फेट भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकते हैं उसमें। तो वो सॉल्ट कैसे हैं, और साथ में नाइट्रोजन कितना। नाइट्रोजन हमारे पूरे उत्तर भारत में नाइट्रोजन की कमी रहती है। आपका गंगा का हिमाचल से नीचे का पूरा इसका एरिया ले लो, इस एरिया में ठेठ आप हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वहाँ तक चले जाइए, ये पूरी जो दुआ, मतलब जो गंगा यमुना का वो संस्कृति तो अलग चीज़ है, मिट्टी है इस दुआब क्षेत्र की, इन सब में नाइट्रोजन की कमी रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे उच्च तापमान होने के कारण जो मिट्टी में नाइट्रोजन का मेन स्टे या कार्बन है, वो कार्बन उतना जीवंत नहीं रहता मिट्टी के अंदर, वो टूटता रहता है। कुछ
तापमान के कारण। तापमान हमारे यहाँ पे परसों 40 डिग्री था, कल 40, 38 अभी भी चल रहा है। अगस्त का माह है और हरियाली 30 में आपने तो हरा टी शर्ट पहन रखा है, लेकिन पसीने के साथ लोगों ने हरियाली 30 माना ही है, जो भी है anyway। तो उसके यहाँ पे ऑलरेडी जो पिछली फसल है उस फसल का अवशेष कितना है, उस अवशेष को कैसे उपयोग में लेता है। अगर आपके पास धान लगाते हैं इधर हनुमानगढ़ के और इधर के क्षेत्र में आपके, या आप इधर गंगानगर और इस क्षेत्रों में आए तो यहाँ पे आपको जो नरमा की पत्तियाँ और जो गिरती हैं, नरमे की पत्तियों को और उसको सबको इकट्ठा करके, या वो उसके खेत के ऊपर चारे की फसल लगाता है, चारा काट के रखता है, उसके बाद जो सूख जाती है। जो गेहूं की फसल है उसकी तूड़ी गिर जाती है, तूड़ी को भी बेचती, उसके बावजूद भी जो पत्तियाँ डंठल वगैरह रहते हैं, उन सबसे वो आपके डिफरेंट उनको खाद को बनाने का उसको विधि आनी चाहिए, वो उनको एकीकृत करें। हमें हर तरीके से खेत के ऊपर यूरिया और सुपर फॉस्फेट और पोटाश के अलावा जो पोषक तत्व हम उर्वरक के रूप में देते हैं, क्योंकि उर्वरक जो है वो आपके फैक्ट्री के अंदर बनाए हुए हैं, वो संश्लेषित हैं, मतलब हाँ, ये डेफिशिएंसी मतलब पोषक तत्वों की कमी के, ये देखिए मुझे भी 40 साल के अनुभव के आधार पर आज अगर मुझे खेत में ले जाके आप खड़ा कर दो कि सब भी बताओ ये किसके कारण है, तो मैं इतना नहीं बता पाऊंगा। अनलेस अपने को खेत की पूरी जानकारी नहीं हो, किसान कितना नाइट्रोजन यूज में ले रहा है, कितना यूरिया उसने यूज में लिया, कितना फॉस्फोरस लिया, कितना पोटाश लिया, उसकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट उसके साथ में हो, या अगर प्लांट को टेस्ट कराया तो उसकी भी रिपोर्ट हो, उसके बेस पे। लेकिन धीरे धीरे अनुभव के आधार, आपके अपने अनुभव के आधार पे और किसान के अपने अनुभव से या उनके पारिवारिक अनुभवों के कारण आप ये चीज़ों को पता कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन से पौधे की बढ़वा रुक जाती है, स्टैटिक ग्रोथ मतलब बढ़वा रुक जाती है, और पेड़ कलर पीला रंग एकदम थोड़ा सा उसका हो जाता है, पत्ती थोड़ी सीधी सी रहेगी, अपसाइड थोड़ा, और हल्की आपके हल्की हरी से पीलेपन की तरफ उठ जाएगी, और समटाइम्स कुछ ज़्यादा अवस्था के अंदर उसमें आपके पौधे की पत्ती जलने लग जाएगी। ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होते हैं। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर डेफिशिएंसी के में फसल के साथ में देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जब खेत में फसल में बौना पौधे कुछ हो गए, खड़े हो गए, कुछ जगह विशेष में उस तरह की मिल सकती है आपको, जहाँ आप नाइट्रोजन नहीं दोगे वहाँ अपना भी वो फसल छोटी दिखने लग जाएगी। उसके जो है छोटा लेकिन डार्क कलर रहता है उसका, और ये आपका थोड़ा ब्लूइश जामुनी सा, नीले से जामुनी सा थोड़ा सा उसका कलर उसका हो जाता है। ब्राउन से ब्लैक लिखा है लेकिन थोड़ा जामुनी सा, ऐसे सिम्टम्स हमने हमारे यहाँ पे देखे तो मैं आपको बता दूँगा। और कुछ जगह पत्तियों में पत्ती की निचली सतह पे ये ब्राउन मतलब आपके जब जंग लग जाता है पूरा सा पाइप के अंदर, लोहे के पाइप में जो जंग लगता है उससे थोड़ा डार्क सा चला जाता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की डेफिशिएंसी यहाँ पे स्मॉल स्पॉट्स के रूप में पत्ती के किनारे जो पत्ती होती है उसके किनारों पे कुछ स्मॉल स्पॉट्स या टिप्स के ऊपर पत्ती का जो ऊपर का होने वाला हिस्सा है वो जलने लग जाता है। फेजेस आर पेल और स्पॉट्स टर्न इनटू रस्टी, रस्टी कहते हैं हम आपका जो ये रस्ट लग जाना, जैसे राख और थोड़ा वैसा पीलापन ये आ रहा है।